हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लुकीज सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, हमारा टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। इसके पहले हमने आपको ग्रेविटेशंस लॉ बता दिए थे। अभी हमें करना है थ्रस्ट एंड प्रेशर। यहाँ तक हमने पूरा बता दिया, आपको मास एंड वेट एक्सप्लेन कर दिया कि मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ द मैटर होता है, वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। मगर वेट का फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। एम इंटू जी, वेट एक रिएक्शन फोर्स होता है, तो ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चों? यस। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। आइए थ्रस्ट एंड प्रेशर की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा, थ्रस्ट क्या होता है? बेटा थ्रस्ट कुछ नहीं होता बेटा, थ्रस्ट एक फोर्स होता है। क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स। अब फोर्स अगर किसी सरफेस के आप परपेंडिकुलर लगा रहे हो, ओके, तो बेटा फोर्स अगर जैसे ये कीले को ठोक रहे हो आप, ये देखो कील है, तो ये जो कील है बेटा, ये जो कील में जो फोर्स लगेगा आपका अंदर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। अब ये बताइए, ये सरफेस के साथ जो फोर्स बन रहा है ये 90 डिग्री पे है कि नहीं है? बेशक है, क्योंकि बेटा फोर्स आपका लग रहा है बिल्कुल अंदर और सरफेस आपकी यूं है। तो बेटा अगर आपका 90 डिग्री पर कोई फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं थ्रस्ट। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? थ्रस्ट। मतलब कि सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया? यस। जैसे बेटा रॉकेट होता है ना, तो रॉकेट जब लॉन्च होता है ना बेटा, तो रॉकेट क्या करता है? रॉकेट से लॉन्च होने वाली जो गैसेस होती हैं वो बहुत जोर का फोर्स लगाती हैं परपेंडिकुलर जमीन पे। कहाँ पे लगाती हैं बेटा? जमीन पे। तो ये फोर्स भी बेटा परपेंडिकुलर जमीन पे काम करता है, जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? थ्रस्ट। बदले में बेटा रॉकेट को ऊपर की ओर फोर्स मिलता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा अप थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट। तो रॉकेट जिस फोर्स से उठता है उसको बोलते हैं हम अप थ्रस्ट। बेटा इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट इसकी न्यूटन होती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रेशर की। व्हाट इज प्रेशर? बेटा देखा आपने यहाँ पे क्या लगाया? फोर्स लगाया कि नहीं लगाया? अब ये बेटा फोर्स एक गिवन एरिया पे काम कर रहा है। देखो ये फोर्स है, यहाँ आपने फोर्स मारा है, बहुत जोर का फोर्स लगाया आपने, और यहाँ पर जो कील है एक पर्टिकुलर एरिया सराउंड कर रही है, छेद रही है। बोलो यस और नो। मैंने मान लिया बेटा वो एरिया ए है। एरिया क्या है? वो ए है। और उस पर लगने वाला फोर्स कितना है? एफ है। क्लियर? तो चलिए काम की बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर ए एरिया जो है कितना फोर्स लेता है बेटा? एफ फोर्स लेता है। अगर ए एरिया जो है एफ फोर्स अपने ऊपर संभाल रहा है, ए एरिया का रीजन अपने ऊपर एफ फोर्स इंपैक्ट करवा रहा है, तो बेटा यूनिट एरिया कितना फोर्स एक्ट कराएगा? एफ अपॉन ए। एफ अपॉन ए। तो यूनिट एरिया पर अप्लाई होने वाला फोर्स ही कहलाता है प्रेशर। क्या कहलाता है? प्रेशर। सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब आपको पता है बेटा कि परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। तो आप इसको ब्यूटीफुली क्या लिख सकते हैं? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। क्या बोल सकते हैं? बिकॉज फोर्स तो परपेंडिकुलर ही होगा। तो आप इसको परपेंडिकुलर फोर्स ना लिख करके क्या लिखेंगे? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। क्लियर हो गया? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? थ्रस्ट एक फोर्स है जिसको आप किस में नापोगे? न्यूटन में। एरिया को किस में नापोगे? मीटर स्क्वायर में। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का नाम डेडिकेट कर दिया गया है ब्लेसे पास्कल के नाम पे, पास्कल। तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है बच्चों पास्कल। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? जैसे वहां पे वर्क में आपने वहां पे फोर्स में आपने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कर दिया था, ऐसे यहां पर भी आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का नाम क्या रख दिया? पास्कल। क्लियर हो गया? बच्चों याद रखिएगा, फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। क्लियर हो गया? तो फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है। डन। अब आइए नेक्स्ट है फोर्स इनसाइड अ लिक्विड। ठीक है? फोर्स इनसाइड अ लिक्विड। एक लिक्विड है, उसमें फोर्स किस तरीके से वेरी करता है बेटा, समझो ध्यान से। ये आपके पास में एक बाउल है, एक ग्लास है आपके पास में, ठीक है ना? अब ये आपके पास में एक ग्लास है, तो आप बताइए। देखिए बेटा, तो हम प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड की बात कर रहे हैं। आप महसूस करो बेटा इस बात को कि अगर आपके पास में कोई पानी भरा हुआ है यहाँ तक, और आपने दो जगह होल कर दिया, एक यहाँ पे होल किया एक बॉटल में, और दूसरी सेम बॉटल लेकर के आपने दूसरी बॉटल में यहाँ पे होल किया है। ओके, एक जगह ऊपर एक जगह नीचे। बताओ बेटा ज्यादा दूर पानी किस में जाएगा बेटा, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में? बिल्कुल सही, सेकंड वाले में पानी दूर तक जाएगा और पहले वाले में पानी पास में ही गिर जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? इसका मतलब समझ में आ रहा है बेटा कि यहाँ पर प्रेशर कम है और यहाँ पर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। और हो भी क्यों ना बेटा, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर इसके ऊपर जो लिक्विड कॉलम है वो यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं है? इसके अंदर इतना लिक्विड कॉलम है सरफेस से,
और यहाँ पर जो लिक्विड कॉलम है, अगर यहाँ पर लेवल है तो ये देखिए यहाँ पे लिक्विड कॉलम बहुत बड़ा है, बोलो है कि नहीं बेटा। तो बेटा ये लिक्विड कॉलम, इसको यहाँ पे यहाँ तक का प्रेशर क्रिएट होगा। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्रेशर की वैल्यू क्या होती है बेटा। तो प्रेशर इक्वल्स टू होता है, अगर यहाँ तक की हाइट h1 है बेटा और यहाँ तक की हाइट h2 है, तो यहाँ तक का प्रेशर होगा, प्रेशर को फॉर्मूला याद करो, P इक्वल्स टू होता है रो। रो मतलब बेटा इसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, इसकी डेंसिटी। बेटा रो में थोड़ा सा पूंछ लंबी बना देना, नहीं तो आप पी में और रो में कंफ्यूज हो जाओगे। बोलो रो जी एच, रो जी एच, है ना। अब देखो मजे की बात, अब बेटा यहाँ पे आपके पास में दो लिक्विड है, पहले की हाइट h1 है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना निकलेगा बेटा, इस पॉइंट पर प्रेशर निकलेगा रो जी h1। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और इस पॉइंट पर प्रेशर बेटा हाइट h2 है, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, इस पॉइंट पर प्रेशर निकलेगा P2 इक्वल्स टू रो जी h2। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। तो बेटा जब भी प्रेशर का डिफरेंस होता है, तो लिक्विड जो होता है बेटा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है। तो बेटा यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, प्रेशर डिफरेंस। कब क्रिएट होगा, ऐसे समझो आप बेटा, जैसे कि आपके पास में, एक सेकंड मेरे को एक अलग स्लाइड ले ले। तो जैसे बेटा मैंने बताया ना कि दो प्रेशर हैं आपके पास में, तो आओ इस चीज को प्रैक्टिकल ही करके देख लेते हैं बेटा। मान लो बेटा आपके पास में दो बलून है, एक ये बलून है बेटा, समझ गया ना, इसका प्रेशर P2 है, P2 यानी हाई प्रेशर है, और यहाँ पे एक बेटा छोटा बलून है जिसका प्रेशर क्या है, कम है, P1 है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अगर आपने दोनों के बीच में एक पाइप लगा दी, क्या लगा दी बेटा, पाइप, तो मुझे बताओ इसका लिक्विड कहाँ से कहाँ मूव होगा, P2 से P1 या P1 से P2। बेटा लिक्विड हमेशा P2 से लेके P1 ही मूव होगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। मतलब यहाँ जो पानी भरा हुआ है बेटा, ये तब तक इसके अंदर जाएगा जब तक दोनों बलून सेम साइज के ना हो जाएं। समझ में आया। आप एक काम कर सकते हैं, घर में एक पाइप ले सकते हैं, और पाइप में बेटा एक बड़ा बलून दे जोड़ दो, एक बहुत भरा हुआ बलून, और एकदम एक छोटा सा बलून जोड़ देना, समझ गए। जैसे ही आप बेटा यहाँ पे बीच में नोजल लगी, इसको जैसे ओपन करोगे या बलून जैसे जोड़ दोगे नॉर्मली, तो बेटा देखना ये वाला पचक जाएगा और ये वाला बड़ा हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। और कब तक पचकेगा बेटा, जब तक दोनों इक्वल साइज की गेन ना कर लें। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मतलब दोनों जब तक इक्वल प्रेशर में ना हो जाए। तो याद रखना बेटा, कोई भी फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है। समझ में आ गया। हवा जो चलती है बेटा वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। क्लियर। तो यस, इस तरीके से बेटा हाई प्रेशर क्या होता है, यहाँ पर यदि हम बात करें दो लेवल की, एक H1 है एक H2 है। ओके, तो यहाँ देखिए H2 यहाँ पे गहराई है। ओके, और यहाँ पे कितनी गहराई है बेटा, H1। ठीक है ना, वाटर कॉलम की हाइट, किसकी हाइट, वाटर कॉलम की। तो यहाँ पर प्रेशर कितना बनेगा, यहाँ पर प्रेशर बनेगा P1 इक्वल्स टू रो जी H1, और यहाँ पर प्रेशर बनेगा P2 इक्वल्स टू रो जी H2। क्लियर हो गया। अब आपसे बोला जाए कितना दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा, डेल्टा P इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1, दैट इज इक्वल्स टू रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन। समझ में आया। रो एंड जी आप यहाँ से कॉमन ले लें, सो कितना बनेगा बेटा, ये H2 माइनस H1। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो ये बन गया आपके पास में डिफरेंस ऑफ प्रेशर, दैट इज इक्वल्स टू रो जी H2 माइनस H1। बिल्कुल क्लियर है। देखिए ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर रो जी H2 माइनस H1। रो क्या होता है बेटा, P1 P2 माइनस P1 क्या कहलाएगा, प्रेशर डिफरेंस। रो क्या कहलाएगा, जिस लिक्विड की आप बात कर रहे हैं उसकी डेंसिटी। जी द ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड H2 माइनस H1 क्या, हाइट का डिफरेंस। क्लियर। ये देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे वाटर की डेप्थ कम है तो प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर P1 है H1 हाइट का, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है, एंड P2 इज ग्रेटर देन P1। बेटा याद रखना, इसमें हाइट आप नीचे से मत निकालना, इसमें हाइट ऊपर से काउंट होती है। कहाँ से काउंट होती है, ऊपर से। समझ में आ गया। इसमें जो हाइट होती है ऊपर से काउंट होगी, तो H2 की यहाँ तक काउंट होगी। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं प्रेशर एट बॉटम। बेटा बॉटम पे देखो प्रेशर की बात करते हैं। तो आपने देखा है, अब यहाँ पे दो लिक्विड मैंने भर दिए हैं सेम हाइट के, ये देखिए बिल्कुल सेम हाइट के दो जार हैं। ओके, और मैंने सेम हाइट के दो लिक्विड भर दिए हैं। ये देखिए, एक में बेटा वाटर भरा हुआ है, एक में भरी हुई है मरकरी, ये शहद भर लो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए।
अब आपको बताना है यहाँ पर प्रेशर P वाटर है और यहाँ पर प्रेशर है P हनी, शहद ले लो। अब आप बताओ किस पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, वाटर पे या हनी पे? हनी पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला भी अभी आपने देखा, रो इंटू जी इंटू कितना, एच। रो का मतलब होता है बेटा डेंसिटी, तो जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका प्रेशर क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर बेटा जी तो दोनों का सेम है, क्योंकि ये अर्थ में भी हो रहा है एक्सपेरिमेंट, ये भी किस में हो रहा, अर्थ में, तो ग्रेविटी दोनों के लिए सेम है, हाइट भी सेम है, तो वेरिएशन कौन ला के देगा बेटा, रो। रो ला के देगा। तो आपको पता है कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो रो ऑफ हनी इज ग्रेटर देन रो ऑफ वाटर, यस और नो। और रो जिसका ज़्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो पी ऑफ हनी इज ग्रेटर देन पी ऑफ वाटर, प्रेशर एट हनी एक ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पे हनी का प्रेशर बॉटम पे ज़्यादा होगा, बिकॉज जो यहाँ पे हनी की डेंसिटी होती है वो 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। मतलब अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का एक छोटा सा ब्लॉक ले लो, तो इसका जो वजन आएगा, इसका जो मास आएगा हनी का, वो 1.4 ग्राम आएगा। समझ में आ गया? और बेटा यहाँ पर यदि आप बात करोगे पानी का, है ना, तो पानी का जो वजन आएगा बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूबिक के ब्लॉक का, वो 1 ग्राम आएगा। कितने ग्राम आएगा? मतलब जगह उतनी है मगर इसमें वजन बेटा बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? समझ गए ना? ऐसे ही बेटा ये जो होता है ना, ये तो मतलब इसकी डेंसिटी बहुत कम है, इसकी डेंसिटी क्या है, बहुत कम। और मैं आपको बताऊं बेटा, जो आइसक्रीम की डेंसिटी होती है ना, वो 0.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होती है। समझ गए? तो आपको जो आइसक्रीम का डब्बा इतना बड़ा दिखता है कि अरे भैया हमको बहुत सारा खाने को मिल गया, 100 ml का आइसक्रीम, बेटा वो 100 ml का जो आइसक्रीम होगा ना, उसमें केवल 12 ग्राम आइसक्रीम आएगी। कितने आइसक्रीम आएगी? 12 ग्राम। मतलब वॉल्यूम तो ज्यादा है, 100 ml है, मगर इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी कितनी है? 0.12, 0.12। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू हो गया कितना, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर हो गया बेटा? तो देखो डेंसिटी कितनी है, 0.12, मास अपन को पता करना है, वॉल्यूम कितना दिया गया है, 100। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मास इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो बेटा 0.12 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कैंसिल कर दो बेटा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल। सो मास इक्वल टू कितना आ गया, ओनली 12 ग्राम। कितने ग्राम आ गया, 12 ग्राम। समझ में आया? मतलब डेंसिटी बहुत मजेदार चीज है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हनी की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए हनी क्या होगा, भारी होगा। क्लियर हो गया बच्चों? यस। अब बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर की। थ्रस्ट एंड प्रेशर में अगला टॉपिक है अपना पास्कल लॉ। वैसे टॉपिक जो चल ही रहा है थ्रस्ट एंड प्रेशर, पास्कल लॉ की बात करते हैं। पास्कल लॉ में मैं आपको सीधे सीधे अच्छी सी चीज बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए पास्कल लॉ क्या है। बेटा यहाँ पर आपने एक बलून भरा, यहाँ पे आपने एक बलून भरा, ठीक है ना, ये अपना बलून है, ओके। और इस बलून में आपने बेटा पानी भर रखा है, यहाँ तक क्या भर रखा आपने, यहाँ पानी भर रखा है। बोलो क्लियर? यस। और अब आपने पानी भर रखा है और अभी आपने इसमें छोटे छोटे होल कर दिए हैं, यहाँ भी होल कर दिए, 3 होल कर दिए हैं, होल नंबर 1, होल नंबर 2 और होल नंबर 3। जैसे ही होल करोगे बेटा, ये बलून एक्चुअली बेटा इस तरीके से नीचे है, नहीं तो आप कहोगे सर ये कैसा बलून हो गया। तो ये देखिए इस तरीके का बलून है और आपने इसके अंदर 3 होल कर दिए हैं, 1 2 3। बोलो क्लियर बेटा? 1 2 3 होल आपने यहाँ पे कर दिए हैं। अब यहाँ पे पानी भरा हुआ है, जैसे ही होल करोगे इस पे, जैसे ही आप पिन मारोगे, यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से पानी निकलेगा। ये बात तो ठीक है ना? अब आपने क्या किया बेटा, आपने यहाँ पर मुंह लगा करके जोरदार फूंक मारी। ये देखिए आपने फूंक मारी, इसको बलून को फूंका ऊपर से, ठीक है। अब मुझे आपको बताना है कि बताइए कि इन 3 होलों से निकलने वाले पानी का प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। सबसे ज्यादा किस पे बढ़ेगा, बीच वाले पे, इस पे कि इस पे? नहीं बेटा, यही आपको लग रहा है ना। बेटा सब पे इक्वल प्रेशर का चेंज आएगा, सबसे इक्वल प्रेशर का चेंज आएगा। बेटा ऑलरेडी बीच वाले का प्रेशर तो ज्यादा होगा ही, मैं मानता हूं कि जैसे मान लो इसका प्रेशर था 5, इसका था 6 और इसका भी कितना था, 5 था, क्योंकि इसकी हाइट क्या है, सबसे ज्यादा है। ये मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो। मगर बेटा यदि फूंक मारने पर इसमें +2 ऐड हुआ है, तो इसमें भी कितना होगा, +2। इसमें भी कितना होगा, +2। मतलब इक्वली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रेशर क्या होता है, हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बेटा इसका यूज कहाँ किया जाता है? बेटा जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है ना, माल गाड़ियां, आपने पता होगा माल गाड़ियों में,
मालगाड़ियों में बेटा आपने देखना गौर से बेटा, एक पाइप जाता है बेटा यहाँ से, होस पाइप। ये इस डब्बे से कनेक्ट रहता है, वही होस पाइप बेटा दूसरे में जाता है। एक बड़ा सा मोटा सा पाइप, ये इसमें जाता है बेटा, ये इसमें जाता है। समझ में आ गया बेटा? इससे क्या होता है, लिक्विड मूव करता है। क्या मूव करता है? जैसे ही गाड़ी का इंजन प्रेशर क्रिएट करता है ब्रेक लगाने के लिए, सब में इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? सब में इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट। तो ऐसा नहीं होता है कि बेटा पहले आगे का चक्का रुके, पता चले पीछे वाली गाड़ी आगे चढ़ जाए इसके। सारे चक्के एक साथ ब्रेक लगते हैं, सारे चक्कों में क्या होता है, एक साथ ब्रेक लगता है। और बेटा ये पास्कल का कमाल है, पास्कल लॉ का कमाल है। क्लियर हो गया? मतलब इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो व्हाट इज पास्कल लॉ? प्रेशर exerted anywhere in a confined liquid is transmitted equally and undiminished, मतलब बिना कम हुए इक्वल इन ऑल डायरेक्शन थ्रू अ लिक्विड, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन थ्रू अ। तो देखो बेटा यहाँ पे फोर्स कितना लगाया आपने, एफ ए। एरिया कितना दिया गया है बेटा, ए। ये सरफेस ए है तो इसका एरिया ए है। दूसरी सरफेस बी है बेटा, तो यहाँ आपने फोर्स लगाया। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यहाँ पे जब आप फोर्स लगाए हो बेटा, तो यहाँ पर आपका फोर्स लगेगा बेटा, ये ऊपर होना था। क्या होना था? ये ऊपर, क्योंकि इस लिक्विड पे जब आप फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे फोर्स लगेगा बेटा। ये देखो इधर से। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? और यहाँ पे इसका एरिया बढ़ चुका है, तो फोर्स कितना होगा बेटा, एफ बी। कितना होगा? एफ बी। कंसेप्ट क्या होगा बेटा, जितना प्रेशर आपने यहाँ पे दिया उतना प्रेशर आपको यहाँ पे वापस मिलेगा। मतलब प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। समझ में आया कि नहीं आया? प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ए अपॉन फोर्स अपॉन एरिया। और ये क्या हो जाएगा, एफ बी अपॉन एरिया एट बी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर हो गया कि नहीं होगा? तो इसके इससे देखो बेटा, वैल्यू एफ बी की वैल्यू निकालू मैं, तो एफ बी, फोर्स एट बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, एफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए बी अपॉन ए या ए वन ए टू भी ले सकते हो, ठीक है ना? आप इसको ए वन ए टू लिखोगे दी तो आप ऐसा लिखोगे, एफ टू इज इक्वल्स टू एफ वन मल्टीप्लाइड बाई दूसरा वाला एरिया डिवाइडेड बाई पहला वाला एरिया। समझ में आ गया बेटा? ये जो कंसेप्ट है ना, इसका यूज करके हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई जाती है। आपको मैं बोलूं कि बेटा एक 3 साल का बच्चा क्या एक कार को उठा सकता है? जवाब है हाँ। एक 3 साल का बच्चा एक कार को लिफ्ट कर सकता है, कार को उठा सकता है। कैसे? यहाँ पे देखिए, 3 साल वाले बच्चे का फोर्स है, छोटा सा फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बट आपने यदि सेकंड वाला एरिया, ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ा दिया, बोलो यस और नो। तो इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाने की वजह से ए टू अपॉन ए वन का रेशियो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिससे कि बेटा फोर्स क्या निकल करके आएगा, बहुत ज्यादा। समझ में आया? मतलब मेरे कहने का मतलब है बेटा कि जितना ज्यादा ये ए टू अपॉन ए वन का रेशियो होगा, मतलब ये वाला पार्ट जितना बड़ा होगा और ये वाला पार्ट एरिया जितना ज्यादा होगा और इसका एरिया जितना कम होगा, समझ में आ गया? आपका उतना ही ज्यादा आउटपुट में फोर्स जनरेट होगा। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब आता है बेटा इसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, चलिए पहले आप लोग पास्कल लॉ लिखिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है बेटा, जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आप किसी भी चीज को पानी में डिप कर डुबाते हो, पानी में डालते हो, तो बेटा एक फोर्स तो क्या लगता है इस पे नीचे की ओर, एम जी, बोलो है ना? अब बेटा यहां पर जितना डूबा हुआ हिस्सा है, मान लो इतना डूबा हुआ हिस्सा है पानी के अंदर, समझ में आ गया ना? तो बेटा जितना डूबा हुआ हिस्सा है उस पर, इसी ब्लॉक पर बेटा नीचे ये नीचे mg तो लग रहा है, मगर इसी बॉडी पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा जो इसको पानी के बाहर फेंकने का प्रयास करता है। इसको बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? बियॉन्ड फोर्स। अब याद रखना बेटा कि अगर बियॉन्ड फोर्स ज्यादा हो गया mg से, तो बॉडी क्या करेगी बेटा, फ्लोट करेगी। क्या करेगी? बॉडी फ्लोट करेगी। अगर बियॉन्ड फोर्स mg के इक्वल हो गया, तो बेटा पानी में बॉडी जो होगी सबमर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पानी में बॉडी सबमर्ज, है ना? सबमर्ज मतलब ऊपर की लेयर बस दिखाई देगी, बाकी पूरा हिस्सा इसका क्या होगा, पानी के अंदर होगा, ठीक है ना? तीसरा पार्ट बेटा, अगर एफ एम जी जो होगा ज्यादा हो गया, तो बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। अगर एफ बी कम हो गया और एम जी ज्यादा हो गया, तो बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, मतलब कि डूब जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तीन केसेस हैं।
इस वाले में, सेकंड वाले में बॉडी क्या हो जाएगी, सबमर्ज्ड। क्या हो जाएगी बॉडी, सबमर्ज्ड। क्लियर है। तो ये तीन सिचुएशंस आती हैं बेटा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, एन अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड, इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है। अब ये फोर्स कितना होता है बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे बेटा ये देखो, यहाँ पे ये बॉडी आपने इसको डुबा दी है, ये बॉडी यहाँ पे डूब गई है। क्लियर हो गया। तो इस पे लगने वाला जो बेटा फोर्स होगा, इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा, बियॉन्ड फोर्स, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब इस ब्लॉक ने कितना लिक्विड हटाया है, इस ब्लॉक ने कितना लिक्विड हटाया है। समझ में आ रही है मेरी बात? कि जैसे अब एक एग्जांपल समझो बेटा, जैसे आपके पास में, आपको कभी निकालना है, एक पूरा का पूरा बाउल भर लो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा बाउल फुल भर लो टू द रिम, यहाँ भर लिया। ठीक है ना बेटा। अब क्या करो, आपने यहाँ पे एक ब्लॉक डाल दिया, अब इस पे लगने वाला आपको निकालना है कि इस पे बियॉन्ड फोर्स कितना होगा। तो जैसे ही ब्लॉक डालोगे बेटा, तो यहाँ पर ये पैन में रख दो इसको, वेइंग पैन में। किसमें, वेइंग पैन में। तो बेटा यहाँ जैसे ही ब्लॉक डालोगे तो यहाँ पे पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बोलो है ना। तो क्या ये पानी कितना है, ये पानी इसके द्वारा हटाया गया पानी है कि नहीं है, ये पानी जो है इसके द्वारा हटाया गया पानी है कि नहीं है। मतलब ये वाटर डिस्प्लेस्ड है कि नहीं है, ये वाटर डिस्प्लेस्ड है। तो जितना पानी इसने डिस्प्लेस किया है, ये जितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया है, ये वाटर डिस्प्लेस्ड है। ओके। तो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट निकाल लो, कितना वाटर डिस्प्लेस्ड आया। मान लो इसका मास है एम डैश, कितना मास है एम डैश, तो इसका वेट कितना आ जाएगा, एम डैश इंटू जी, एम डैश इंटू जी। तो बेटा ये जो पानी हटाया इसने, इसके वेट, जितना वेट होगा इतना ही इस पर बियॉन्ड फोर्स लगेगा। मतलब बियॉन्ड फोर्स इक्वल्स टू डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू ग्रेविटी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। एंड ऑल यू नो कि मास डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू कितना, वॉल्यूम। तो किसका हम निकाल रहे हैं मास बेटा, पानी का। तो पानी का मास एम डैश इक्वल्स टू डेंसिटी किसकी, पानी की, इनटू वॉल्यूम किसका बेटा, पानी का। तो पानी का वॉल्यूम ठीक उतना ही होगा, क्योंकि अगर एक इसके अंदर यहाँ पे क्यूबिकल शेप में बॉक्स अगर अंदर जाएगा, तो क्यूबिकल शेप के वॉल्यूम का ही पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। गोला डालोगे तो गोले का शेप का ही पानी तो बाहर गिरेगा। तो इनटू वी, ये हो गया। सो फॉर्मूला क्या बताया था हमने, एफ बियॉन्ड टी इज इक्वल्स टू होता है एम डैश इंटू जी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रो वी जी। क्या बन जाएगा बच्चों, रो वी जी, क्योंकि एम डैश की जगह हमने क्या पुट कर दिया, रो वी। सो योर आंसर इक्वल्स टू रो वी जी। सो देखिए आंसर, रो लिक्विड, वी लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई जी, ये बन गया आपका वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्लियर हो गया बच्चों, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो बेटा आप समझ रहे हो यहाँ पे कि डेंसिटी का बहुत यूज है। ओके। यहाँ पे जो आपके पास में डेंसिटी का है, बहुत गजब यूज है, क्योंकि आपके पास में बियॉन्ड फोर्स आ रहा है रो इंटू वी इंटू जी। अगर डेंसिटी जबरदस्त हो जाएगी तो बियॉन्ड फोर्स भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। समझ में आया। आपने नाम सुना होगा डेड सी का, किसका नाम सुना है, डेड सी। आपको पता है डेड सी में कोई डूबता नहीं है, नाम भले डेड है मगर इसमें कोई मर नहीं सकता है। तो कारण क्या है, कारण ये है बेटा, इसके अंदर इतना सॉल्ट घुसा हुआ है, इतना सॉल्ट है इसके अंदर, इतना सॉल्टी सी है कि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। और जब ये इंसान इसके अंदर तैरने जाते हैं तो ये उन पे इतना बियॉन्ड फोर्स लगाता है कि इनके एमजी से इसका बियॉन्ड फोर्स कई गुना ज्यादा रहता है। मतलब बियॉन्ड फोर्स बहुत बड़ा और एमजी बहुत छोटा। तो ये क्या करते रहता है बेटा, ये फ्लोट करता रहता है। क्या करता रहता है, ये फ्लोट करता रहता है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये देखिए फ्लोटेशन का प्रोसेस क्या है, ये देखिए जैसे यहाँ पे। तो अगर किसी चीज की डेंसिटी देखो, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहाँ पे देखो उस चीज की डेंसिटी क्या है, कम है, और लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा, बियॉन्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो फ्लोटिंग बॉडी के लिए ब्लॉक की डेंसिटी कम होगी और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी। सस्पेंडेड बॉडी मतलब अंदर जो बॉडी है सस्पेंड हो गई है, किसी प्लेस पे जाके रुक गई है, इसको सबमर्ज्ड भी बोल सकते हो। तो ब्लॉक की डेंसिटी लिक्विड के क्या हो जाएगी, इक्वल। क्लियर कि नॉट क्लियर। और सिंकिंग बॉडी के लिए बेटा ब्लॉक की डेंसिटी, जैसे पत्थर, तो पत्थर की डेंसिटी कम होती है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है। सो दिस इज कॉल्ड फॉर द सिंकिंग बॉडी। ओके। सो पीबी इज डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड पीएल इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बच्चों बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। आपके घर में मिल्क आया, आपने कहा भैया बहुत पतला दूध दिया है आपने, है ना। तो भैया बहुत पतला है,
मतलब पानी जैसा पतला। तो बेटा किसी भी चीज की डेंसिटी आप किसके कंपैरिजन में नापते हो? वाटर के कंपैरिजन में। क्लियर की नॉट क्लियर? सो डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। क्लियर हो गया? डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। अब जैसे देखो बेटा यहाँ पे मास ऑफ द 100 cc, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक पानी का भार कितना होता है बेटा? 100 ग्राम। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखो कोई दूसरा लिक्विड है, 100 मतलब वॉल्यूम वही है, केरोसिन है ये। क्या है बेटा? केरोसिन। वॉल्यूम वही है बेटा, 100 cc यानी कि 100 ml, 100 ml, बिकॉज 1 ml इक्वल टू होता है बच्चों 1 cc। तो 100 ml पानी है, 100 ml यहाँ पे केरोसिन है, मगर इसका मास कितना हो गया बेटा? 80। कितना हो गया इसका मास? 80। क्लियर की नॉट क्लियर? तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो जाएगी? पानी से कम, मतलब कि 0.8, 0.8। नेक्स्ट देखो बेटा अगला, अगला अपने पास में, ओ माय गॉड, मरकरी। भाई साहब 100 cc है ना, मतलब 100 ml का ही ग्लास है, वॉल्यूम उतना ही है, मगर डेंसिटी क्या है? 1360 ग्राम। मतलब 100 ml में 1360 ग्राम मरकरी आ रही है, मतलब बहुत हैवी है मरकरी। तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी? 13.6। तो जिसकी जितनी ज्यादा रिलेटिव डेंसिटी होगी वो उतना ज्यादा क्या होगा? भारी होगा। फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, F=g m1 m2/r²। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताई, gm/r²। वेट एंड मास बताया, वेट इक्वल टू mg, और मास हमेशा कांस्टेंट होता है। देन इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन देखे आपने। फिर बियॉन्ड फोर्स देखा आपने, बियॉन्ड फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू m इंटू लिक्विड डिस्प्लेस का मास इंटू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला रो इंटू v इंटू g। And then last, relative density of liquid equal to density of the liquid divided by density of the water. Hence this chapter is finished. Thank you so much.